हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनीता शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत टाइम के बाद मैं सबसे बात कर रही हूँ। कोई वीडियो मैंने रिलीज नहीं किया इन टाइम्स में। इन टाइम्स का मतलब है कोरोना टाइम्स में स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं खुद भी सभी की तरह से एक एंजाइटी स्टेज में थी जहाँ पे मुझे खुद भी नहीं पता था कि आगे क्या करना है और किस तरीके से इस नई सिचुएशन को, न्यू नॉर्मल को अडेप्ट करना है और एक्सेप्ट करना है। आई होप आप लोग सब सेफ होंगे। मैं अभी फिलहाल कोई ड्राइविंग सेशंस मैंने नहीं किए हैं, डेलिबरेटली मैंने सस्पेंड किए हैं। बहुत क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं। मैं समझती भी हूँ कि इन टाइम्स में बहुत ज़्यादा और भी ज़रूरत है जब ओला, उबर या और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन जल्दी मैं स्टार्ट करूँगी, उसका एक बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट करूँगी कि कब ड्राइविंग सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास कॉल्स बहुत सारी आ रही थी कि कभी जीएसटी को लेके या मॉडिफिकेशन या आरटीओ या कोई और चीज़ से रिलेटेड। सो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हुए। उनमें से एक कॉन्वर्सेशन है जो आज मैं आपसे बात करूंगी, जिसके बारे में मिस्टर ज्ञान रस्तोगी ने अभी जीएसटी का कंसेशन लिया है नई गाड़ी खरीदने के लिए। और वो आज हमें इस बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि जीएसटी के कंसेशन को अवेल करने का क्या प्रोसीजर है, किस टाइप का फॉर्म उन्होंने भरा, किन किन कंपनीज को अप्रोच किया, कैसे उन्होंने सारा प्रोसेस किया है एंड तक। अगर आपको देखना है, आपको समझना है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग उनकी जर्नी है। एंड होते होते इस वीडियो का आपका खुद का मन कर जाएगा कि काश आज मेरे पास लड्डू होता तो मैं भी खा लेती। और सेलिब्रेट करते हैं हम उनके जीएसटी कंसेशन के सर्टिफिकेट को। सो लेट्स हियर हिम आउट। थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आपने अपना गाड़ी लेने का फैसला किया। और हमने शायद बहुत टाइम हो गया इंटरेक्ट करते हुए। और जो भी आपने मुझे बताया कि आपने जीएसटी का कंसेशन के लिए यू अप्लाइड एंड यू गॉट दैट thing, that certificate in your hand, so I'm sure it is going to be a very great feeling for you. इतना ये ना जग जीतने वाली बात है, ये सब चीजें मिल जाना। Exactly. Yeah. सो थोड़ा मुझे अपने बारे में बताएं, आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल बताएं मुझे। Actually, currently I'm working with Tech Mahindra from the past one year, and earlier I was working with TCS as an SAP security consultant. हाँ हाँ। तो मैंने भी लास्ट ईयर TCS छोड़ा था। आई हैव टोटल ऑफ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। फिर मैंने एकेडमिक्स में पहले बीटेक परस्यू किया था, फिर उसके बाद एमटेक किया था। आई एम ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड एंड माय डिसेबिलिटी इज मोर देन 90%। तो मैं क्रचेस को यूज करता हूँ, क्रचेस लेकर के मैं चलता हूँ और साथ में कैलिपर्स भी पहनता हूँ। इसी वजह से गाड़ी लेने का परचेज किया, स्पेशली जो आज की सिचुएशन चल रही है इसको देखते हुए कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करना चाहता हूँ कि वो यूज ना करना पड़े। क्योंकि मैं जैसा कि मैं क्रचेस वगैरह यूज करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं पे जब स्टेयर चढ़नी होती है या कहीं मुझे वो जाना होता है तो मुझे कुछ सपोर्ट की जरूरत होती है। तो मुझे मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं मतलब ऐसे जनरली मैं टच ना करूँ पब्लिक प्लेसेस पे या कहीं पे भी। अगर मुझे सपोर्ट लेना है, सपोज मैं अगर स्टेयर्स चढ़ रहा हूँ तो मुझे रेलिंग का सपोर्ट चाहिए होता है, तो मैं वो ना करूँ उसको। अराउंड 7 to 8 months हो गया है कि मैं तब से घर नहीं गया हूँ। अच्छा। तो ओहो। और यही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से ही मैं नहीं जाना चाहता। अब ये कैब का एक ऑप्शन होता है, बट कैब कई बार बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। हम्म। तो ओवरऑल देखते हुए चीज़ों को मुझे यही लगा था कि इससे बेटर है कि ये क्यों ना मतलब गाड़ी ली जाए। और तो अभी इस वजह से मैंने इधर ज़्यादा इस चीज़ को इम्फेसाइज किया कि मैं ले लेता हूँ फाइनली। तो कौन सी गाड़ी आपने फाइनल करी है? मैंने टाटा नेक्सॉन फाइनल करी है। और फेवरेट कार मैंने है क्या एक्चुअली आपकी? आज की टाइम पे दिस डेज, तो एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से कार्स के बारे में देख रहा था। अराउंड 2.5 years and I was just looking for some the car which suits me as well, and like the feature wise and the other things as well. तो उसमें काफी सारे ऑप्शंस मैंने देखे थे। तब मैंने प्रोसेस देखा कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है इसका, किस तरह से ले सकते हैं। तब मुझे कंसेशन के बारे में मालूम पड़ा था। मैंने हुंडई को अप्रोच किया था, पहले होंडा को अप्रोच किया था, बट जैसे ही उनको पता चलता था कि कार इस सेक्शन मतलब इस कैटेगरी में लेनी है, तो फिर उसके बाद वो डीलिंग नहीं करते थे। तो तो कोई स्पेसिफिक मैंने रीजन पता चला इनिशियली आपको कि होंडा, hyundai ये सब क्यों नहीं एंटरटेन करते हैं? ओपनली तो कोई कुछ बोलता नहीं है, हाँ। लेकिन जितना मुझे पता चला है, जितना मैंने
पता किया उसमें यही रहता है कि इनके लिए हेडेक बहुत हो जाता है कि इसका प्रोसेस एक तो बहुत लंबा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस चीज़ को वो इसलिए अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि इनको ना ही करना पड़े, ज़्यादा बेटर है। ओके, तो टाटा वाले आसानी से मान गए? नहीं माने तो वो भी नहीं, काफ़ी उसमें भी शक्कत करनी पड़ी। हाँ। तो एक्चुअली मैंने जब पहले स्टार्ट किया था, तो मैंने फोर्ड की पहले मैंने सॉरी होंडा से स्टार्ट किया था। हाँ, होंडा तो और हुंडई आप से। मुझे ज्ञान जी एक बार बताइए कि आप स्टेप बाय स्टेप मुझे बताइए। आपने पहले गाड़ी, बहुत सारे कार डीलर्स को आपने अप्रोच किया होगा, तो वो कौन-कौन से कार डीलर्स थे जी। जिनको आपने अप्रोच किया और उसके बाद में फाइनली आपने टाटा की नेक्सॉन को फाइनल किया है? तो मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत सारी तकलीफें आपको आई होंगी, तो क्या-क्या वो चीज़ें थी? एक्चुअली मैंने हुंडई और होंडा से स्टार्ट करी थी, दोनों साथ में ही, हुँ, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी मैं उन्हीं में से गाड़ी सेलेक्ट कर रहा था। हुँ, तो मैंने जब मुझे ये सब मालूम पड़ा, मैं टेस्ट वगैरह सब लेके आ गया, उसके बाद मुझे फिर उसके बाद लोगों ने ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया था। हुँ, मतलब उसके बाद ये प्रोसेस को लेकर के भी काफ़ी डाउट्स थे, उनके मन में भी और मुझे भी थे। हुँ, तो मैंने एक ट्वीट किया था होंडा को और हुंडई को, उनके सीईओज़ को ट्वीट किया था, और मैंने साथ में ही जो हमारे मिनिस्ट्री, मतलब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उनको भी मैंने टैग किया था ट्वीट में। तो उसपे उन होंडा का सिर्फ रिस्पॉन्स आया था, हुंडई का रिस्पॉन्स नहीं आया था मुझे। हुँ, तो होंडा ने मुझे यही बताया था कि मतलब वो गाड़ी प्रोसेस उनको, मतलब वहाँ से जब आया था तो उनको प्रोसेस, हाँ, काफ़ी कुछ क्लियर था। बट उन्होंने यही बोला कि आपको वारंटी वगैरह इसमें नहीं मिलेगी, और अगर आप मॉडिफिकेशन करवाते हैं तो वारंटी नहीं मिलेगी, और इसके अलावा जो प्रोसेस है, आपको हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देने पड़ेंगे पहले। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद वो एक शोरूम को अलाइन कर देंगे मेरे साथ में, जिससे मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। हुँ, तो यहाँ तक चीज़ें हुई थी। उसके बाद फिर जब मैंने प्रोसेस स्टार्ट करना शुरू किया, तो वो फिर थोड़ा-सा डिले होता चला गया कि जब मैंने उनसे उनसे बात हुई थी, फिर उसके बाद यहाँ पे जो शोरूम था, उनसे मैंने बात करी, तो उनके प्रोसेस में काफ़ी काफ़ी लूप होल्स थे। उन्हें मुझे कन्विंस करना पड़ रहा था कि वो लें, या मतलब उनको मैंने बेसिकली जो बात डिस्कशन हुआ, मैंने उनको पूरा क्लियर समझाया था। फिर मैं थोड़ा-सा इन सब चीज़ों से एग्ज़ॉस्ट हो गया था। मैंने सोचा था कि अभी बहुत धीमे-धीमे प्रोसेस चला था। कभी होता था कि ठीक है ले लेते हैं, कभी होता था कि ठीक है अभी छोड़ देते हैं। क्योंकि प्रोसेस को देख कर के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि इतना कौन करेगा? हुँ। तो कितना लंबा टाइम लगा तो ये सब चीज़ें होने में? जब मैंने, वैसे तो अभी जब स्टार्ट किया, मैंने जब डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए थे, तो सेंड करने के बाद तो 1 महीने में मुझे मिल गया। लेकिन जो नहीं, आपने प्रोसेस को ये क्लियर वाला, करने में, नहीं, मैं थोड़ा-सा स्टेप आप सीक्वेंस समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने गाड़ी खरीदने का फैसला करा, आपने होंडा, हुंडई को लिखा, जी, उसके बाद में आपने ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद में आपके पास में होंडा का रिप्लाई आया और उसके बाद में वो हाँ, प्रोसेस बहुत लंबा आपको लगने लगा और आप उसमें एग्ज़ॉस्ट हो गए बहुत ज़्यादा। फिर क्या किया आपने? हाँ। तो उसके बाद मैंने, एक्चुअली मैं शुरुआत पूरा गाड़ी को लेकर के कंफ्यूज था। मेरी जो प्रायोरिटीज़ थी वो उसके बाद मेरी प्रायोरिटी चेंज हुई। मैंने फिर फोर्ड पे स्विच किया कि फोर्ड हुँ, में करते हैं, क्योंकि मुझे फोर्ड की ऑफिशियल साइट पे मुझे ये मिला था कि उनके ऑफिशियल साइट पे लिखा हुआ था कि वो इस कैटेगरी में गाड़ी वो देते हैं। आप खुद भी एक बार कभी चेक करिएगा, तो उसमें उनको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन हैं पहले से ही। तो मुझे लगा इनको प्रोसेस पहले से ही पता है, तो शायद मेरे लिए यहाँ थोड़ा-सा स्मूथ हो जाएगा यहाँ पे, इस हुँ, चीज़ को कर इस चीज़ को करना। तो मैंने उनसे बात करी थी, तो मैंने वो सेम वही किया था कि क्योंकि मैंने शोरूम पे जब बात करी, तो वो फिर वही सेम रिएक्शन मिला उनसे। तो मैंने हुँ, यहाँ पे भी सीधा फिर ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद मुझे कॉल आया, तो हुँ, उन्होंने मुझे जो प्रोसेस बताया उस टाइम पे, तो प्रोसेस और आज के टाइम पे जो प्रोसेस है, काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं उसमें। तो हुँ, उस टाइम पे उन्होंने मुझे प्रोसेस जो बताया वो यही था कि गाड़ी मैं पहले बुक करूँगा, फिर गाड़ी मेरी मैं एक डीलर के साथ, वो मुझे कनेक्ट करेंगे, फिर वो रिक्वेस्ट मेरी जाएगी, वो गाड़ी प्लांट से बन के आएगी, वहीं से उसकी बिलिंग होगी। उसके हुँ, बाद ये सारी चीज़ें जब बताई, तो मैं थोड़ा-सा लीनिएंट हो गया था कि मैं ठीक है, अभी मुझे कल ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं लग रही है। मैं अपना स्कूटी मैं यूज़ करता हूँ जिसमें अटैचमेंट लगे होते हैं, ओके। तो मैं वो यूज़ करता हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, मेरा काम चल रहा है और धीमे-धीमे देखा जाएगा, जैसे-जैसे आगे सिचुएशन आती है, मैं देखूँगा फिर। हुँ, तो यही रहा था। फिर
जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ, स्पेशली इसके बाद मुझे लगा था कि नहीं, अब सीरियसली अब तो ज़रूरत है, और अब कैसे भी करके चाहे जितना टाइम लगे, अगर मैंने तब शुरू कर दिया होता तो मे बी 1 साल बाद मेरा नंबर आ गया होता। ठीक तो है, अब बताइए मुझे जी, आगे क्या किया? मतलब व्हेन यू डिसाइडेड कि अब फोर्ड के पे आप नहीं ले रहे हो गाड़ी, उसके बाद में आप नेक्सॉन पे कैसे पहुंच गए? जो अभी टाटा की जो कार्स आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं पहले के कंपैरिजन में। हम्म। तो मैं अब मुझे फाइनली अब ये था कि मेरा बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं था कि मैं सेडान में जाऊं, और हम्म। दूसरा सेडान में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि मुझे जब ये जीएसटी का सर्टिफिकेट देते हैं तो इसमें काफ़ी सारे क्लॉज हैं कि जो गाड़ी की लेंथ है वो आपकी 4000 mm से ऊपर नहीं होनी चाहिए, प्लस जो आपका इंजन है पेट्रोल इंजन वो 1499 सीसी से कम होना चाहिए, और 1199 सीसी से आपका पेट्रोल वाला कम होना चाहिए। ये सारे क्लॉज थे, तो मुझे पहले तो मैंने सेगमेंट डिसाइड किया कि मुझे इस सेगमेंट में लेनी है गाड़ी, तो जिसमें मुझे फोर्ड का ऑप्शन दिखा और इको स्पोर्ट का, और मुझे नेक्सॉन का ऑप्शन दिखा। तो मैंने पहले सारे कंपैरिजन्स की जो जनरली लोग नॉर्मली लोग भी करते हैं, तो वही कंपैरिजन्स मैंने भी किए, तो मुझे उसमें से नेक्सॉन बेटर लगी। वो फोर्ड की इसलिए नहीं क्योंकि एक तो उसका सिर्फ मुझे ऑटोमेटिक ही लेन चलानी थी, क्योंकि ऑटोमेटिक का भी उसमें क्लॉज था कि ये ऑटोमेटिक ही ले सकते हैं, मैनुअल में का नहीं था। तो जनरली लेकिन लोग मैंने सुना है कि मॉडिफाई करवाते हैं लोग मैनुअल भी, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने सोचा कि लास्ट मोमेंट पे अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर क्या फायदा। तो फिर मैंने नेक्सॉन के लिए फिर सोचा, क्योंकि वो टॉप मॉडल ही लेना था उसका इको स्पोर्ट में, क्योंकि वही सिर्फ ऑटोमेटिक था। तो फाइनली मैंने सोचा कि ठीक है, इससे बेटर है कि नेक्सॉन ही देखता हूँ मैं, क्योंकि नेक्सॉन का भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं उसमें भी, और उसका भी फेसलिफ्ट आया, तब जाके मैंने फिर नेक्सॉन को फाइनल किया। ठीक है। गाड़ी में, क्योंकि मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूँ और मेरा परमानेंट एड्रेस वगैरह सब कुछ वहीं का है, तो मैंने सोचा कि मैं लखनऊ से ही ले लेता हूँ गाड़ी। तो जब गाड़ी फाइनल हो गई, टाटा नेक्सॉन लेनी है मुझे, तब मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया इसका। तो मैंने दिल्ली में एक शोरूम को बुलाया, पहले मेरे शोरूम से कनेक्ट किया। मैंने उनको ये नहीं बताया कि किस कैटेगरी में गाड़ी लेनी है, किस और क्या मतलब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने उनको सिर्फ ये बताया कि मुझे एक गाड़ी चाहिए लेनी है, और टेस्ट ड्राइव के लिए वो घर आ जाए। वो घर आए वो, और टेस्ट ड्राइव वगैरह हुई, सब कुछ अच्छे से रहा। फिर वो उन्होंने अपना एक पेपर निकाला, उसमें एंट्री करने लगे। तब मैंने उनको लास्ट में बताया कि ये गाड़ी मुझे इस कैटेगरी में रजिस्टर करवानी है, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उसके पहले बता दूंगा शायद वो टेस्ट ड्राइव में भी उतना इंटरेस्ट ना दिखाएं। तो जैसे ही मैंने उनको बताया इस चीज़ के बारे में कि ऐसा इस कैटेगरी में गाड़ी लेनी है, तो वो कंफर्म करने लगा अपना कि अपने शोरूम में अपने सीनियर से वो कंफर्म कर रहा था कि ऐसे भी होता है क्या प्रोसेस कुछ। तो पता चला होगा उसको कि हाँ होता है। तो उसने कहा ठीक है, आप अपना पहले प्रोसेस करवा लीजिए, फिर मुझे बताइएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन आप मुझे बता देना कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ताकि मैं वो आपको भेज दूँ। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो बंदा चला गया। उसके बाद उसका 2-3 दिन तक कोई कॉल भी नहीं आया। फिर मैंने उसको कॉल बैक किया। वो कई बार वो ये बोल करके फ़ोन मतलब मैसेज कर देता था कि हाँ अभी वो उसकी कोई मीटिंग चल रही है, उसमें वो बिज़ी है। तो फिर बाद में फाइनली जब एक आध बार कभी जब मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया, तब उसने उठाया। तो उसने ये बोला कि मैं मतलब वो जो आपका प्रोसेस मैं भूल गया था, सॉरी, मैं आपको अभी भेज देता हूँ। तो उसने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मुझे भेज दिया था कि उसको ये सब चाहिए। तो मैंने वो अरेंज करना शुरू किया। जब सब कुछ अरेंज मतलब मैं फाइनली जब मैं सर्टिफिकेट हम जब भेजते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स सॉरी जो फॉर्म होता है वो हम भेजते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें हमें लिखना होता है कि गाड़ी कौन सी लेनी है, मॉडल कौन सा होगा। वेरिएंट हम अवॉइड कर सकते हैं, वेरिएंट नहीं लिखते, लेकिन गाड़ी का नाम लिखना होता है, और शोरूम का नाम लिखना होता है, और आरटीओ का लिखना होता है। तो शोरूम का जब नाम लिखना था, तो मैंने उनसे एक बार फाइनली कंफर्म किया कि मैं आपके शोरूम का नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, तो गाड़ी मैं आपसे लूंगा, हो सकता है आपके पास फिर लेटर आएगा फिर वहां से, तो आप बस उसको मॉनिटर कर लेना, वरना फिर मेरे पास आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। जब लास्ट टाइम मैंने ये बताने के लिए कॉल किया, तो उन्होंने मना कर दिया कि सर यहाँ से गाड़ी आप नहीं, ये आपकी प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों नहीं, मतलब ऐसा क्या रीज़न है। तो उसने ये बताया कि सर वो रीज़न हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कि हम कर पाए। तो हमने कहा आप इस तरह से मना नहीं कर सकते हैं, और ये मतलब आप क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। आपको प्रोसेस अगर टिपिकल
लग रहा है और आपको मिनिस्ट्री से जब लेटर आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं और अगर आप इस चीज़ को मना करते हैं तो आपके अगेंस्ट में एक्शन भी ले सकता हूँ। तब उसने कहा सर वो हमारा अपना रीजन है सर, जैसे मैं आपको ओपनली नहीं बता सकता, लेकिन हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ आती हैं उनके लिए आरटीओ से रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो हमारा जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो गया है, वो रिन्यू करना होगा उससे पहले। अच्छा। तो मैंने कहा कि ठीक है आप बता दीजिए कब रिन्यू करेंगे, तो मैं उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी कौन सा मेरा ये डॉक्यूमेंट अभी जल्दी में आ रहा है, हो सकता है इसको आने में ही 4-6 महीने लग जाए। तो उसने कहा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, वो आप मतलब ये यहाँ से प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो उसने मना कर दिया। फिर तब जाके मैंने ट्वीट किया था, फिर टाटा मोटर्स को ट्वीट किया था, उनके सीईओज को रखा था और मैंने डीएचआई को भी डाला था और मिनिस्ट्री को भी रखा था। मैंने आपको भी शायद शेयर किया था वो, मेरे पास है वो कि आप भी उसे रीट्वीट कर सके। किया भी था मैंने तो रीट्वीट। उसमें मैंने शोरूम का नाम भी मेंशन कर दिया था कि इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, सब कुछ लिखा था। तो उसके बाद मुझे शोरूम का कॉल भी आया था, उन्होंने मुझे कहा कि आपने ये क्यों लिख दिया इसमें, हाँ। कि मतलब आपने ऐसा मेल क्यों डाला। तो मैंने कहा क्यों डाला, मतलब ये तो कोई पॉइंट नहीं होता, आपने बोला मुझे कि आप गाड़ी नहीं दे सकते हो, तो मैंने अपना कंसर्न बस आके रेज किया कि अगर आप नहीं दे सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपका भी प्रॉब्लम उसी में सॉर्ट आउट होगा फिर। हाँ। तो उसने कहा नहीं सर मैं आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, और बाकी मैं आपको, उसने बोला कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, कि मैं जिनके पास जो ये अथॉरिटी है जो कर सकते हैं, मैं आपको उनसे कनेक्ट कर देता हूँ, वो आपकी हेल्प कर देंगे इसमें। तो मैंने कहा ठीक है, बाकी मैं देखता हूँ इसमें कोई रिस्पांस मुझे मिलता है तो वो भी अच्छा है। तो हालांकि 2-3 दिन बाद उस बंदे ने मुझे एक शोरूम के साथ कनेक्ट कर दिया था कि मुझे वहां से गाड़ी मिल सकती है। एक यही दिल्ली में ही कोई है, मुझे लोकेशन एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उन्होंने वहां से कनेक्ट कर दिया था। लेकिन मीनवाइल मेरे पास उस ट्वीट की वजह से मेरे पास कॉर्पोरेट मैनेजर का कॉल आया था, जो टाटा मोटर्स के कॉर्पोरेट मैनेजर हैं, उनको मैंने पूरा सब कुछ बताया क्या इशू आ रहा है। हालांकि काफी इस तरह की गाड़ियां इशू करी हैं पहले इस कैटेगरी में। तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा प्रोसेस बताया और समझाया, ये चीज बोली। उन्होंने कहा कि ये जो सर्टिफिकेट मिलने का प्रोसेस है, यही इतना टिपिकल है कि बहुत लोग बीच में गिव अप कर देते हैं, और कभी इसमें 4 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं, कभी साल भर भी लग जाता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मिल जाता है, इतना सब मतलब फाइट करने के बाद अगर मुझे सर्टिफिकेट मिलता है, तो फिर ऐसा ना हो कि बाद में आप भी मुझे सफर करवा दो, कि हाँ एटलीस्ट आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। तो उसने कहा ठीक है आप सर्टिफिकेट दे दो, फिर बाकी हमारी तरफ से कोई इशू नहीं होगा। तो फिर उसके बाद जब मुझे वही सेम चीज़ की मुझे शोरूम का नाम लिखना था उसमें, तो मैंने डिसाइड, फिर फाइनली ये हमारा डिस्कशन हुआ, घर पे भी मैंने डिस्कशन किया था। तो एड्रेस वगैरह को लेकर के था कि परमानेंट एड्रेस जहाँ का है मैं वहीं से करवा लेता हूँ, क्योंकि कई सारी चीज़ों में वो थोड़ा एक एडवांटेज होता है कि आप घर से अपने परमानेंट लोकेशन से करवा लें। तो मैंने लखनऊ में कुछ शोरूम को कॉल किया, उनसे ये सारी चीज़ें उनको बताई जैसे ही, तो 3 शोरूम को मैंने कनेक्ट किया, तो तीनों ने तुरंत ही मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते। तो मैंने फिर उनको, ये जो कॉर्पोरेट मैनेजर थे उनका नंबर था मेरे पास, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा ये फिर वही सेम सिचुएशन आ रही है। तो उसके पहले जब मैंने उनसे ये बोला था कि हाँ, फिर उन्होंने मुझे रीजनल मैनेजर से कनेक्ट किया यूपी के। तो रीजनल मैनेजर से कनेक्ट हुए, फिर वो जो रीजनल मैनेजर था उन्होंने मुझे एक शोरूम से कनेक्ट किया वहाँ के। तो मैंने उनसे ये बोल दिया था मैं किसी एग्जीक्यूटिव से बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोग प्रोसेस को लेकर के उनको खुद नहीं क्लियर होता है। आप मुझे किसी सीनियर पर्सन से वहाँ पे कनेक्ट करवा दीजिए, ताकि मैं चीज़ें थोड़ा सा इजी हो जाए। तो उन्होंने मुझे एक शोरूम था लखनऊ में, वहाँ के मैनेजर से कनेक्ट किया, और फिर वो एग्री कर गए, ठीक है हम प्रोसेस करवा देंगे आपकी गाड़ी। तो वहाँ पे मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ कि मैंने उसी शोरूम का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख करके मैंने डॉक्यूमेंट भेजने स्टार्ट कर दिया था। तो उसके पहले लेकिन मैंने कॉर्पोरेट मैनेजर को फिर से फ़ोन किया था। मैंने उनको ये चीज़ बोली थी, मैंने कहा कि अब ये प्रोसेस इतना ज़्यादा टिपिकल क्यों है, जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है इसमें। हाँ। और सारी चीज़ें अगर हम आपको ला के दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आप जो शोरूम्स है, डीलर हैं, एटलीस्ट इनकी तरफ से तो इशू नहीं होना चाहिए ना। आप या तो कुछ ऐसा अपना प्रोग्राम स्टार्ट किए जिसमें जैसे बाकी चीज़ों के प्रोसेस समझाए जाते हैं, हर तरह के प्रोसेस समझाए जाते हैं, उसमें ये प्रोसेस भी इंक्लूड रहे।
तो वो उन्होंने मुझे ये बोला कि इस तरह की इस कैटेगरी में गाड़ियां जो होती हैं वो साल में कभी एक बार आती हैं। तो अब वो साल में कभी एक बार, उसकी वजह से हम उन्हें पूरा प्रोग्राम समझाएं, उनके लिए प्रोग्राम अरेंज करें। तो इससे बेटर है कि जब हमारे पास कभी ऐसा कोई केस आता है तो हम उसे उस लेवल पे ही, उसी टाइम पे ही उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा ये तो अब ये तो मेरा इशू था कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ट्वीट किया और आपने मुझे कनेक्ट किया। अगर मैंने नहीं किया होता तो मैं तो अभी भी शोरूम के साथ ही अभी तक चक्कर काट बात रहे कर रहा होते होता, उन्हें कन्विंस करने, उन्हीं के चक्कर काट रहे होते हम तो। हैं। तो मैंने कहा हाँ, वो अब धीमे धीमे ये चीज़ें प्रोसेस में आ रही हैं, आगे जाके शायद चीज़ें थोड़ा स्मूथ हो जाएंगी। बस वो हम्म थोड़ा सा ऐसे ही बोलने लगे। तो तो फिर फाइनली आपने फाइनली जीएसटी मैंने के फिर लिए, हाँ फाइनली मैंने जीएसटी के लिए भेज दिया था डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो जैसे भेजा मैंने ये भेजा था सेकेंड 29 जून के अराउंड भेजा था। हाँ और स्पीड पोस्ट किया था, और ये मेरा 2 जून को वहाँ जुलाई को डिलीवर हो गया था। मैं उसको ट्रैक भी करता जा रहा था बराबर कि ये कब पहुंच रहा है और कितना टाइम मुझे लगेगा, क्योंकि वो जो एक्साइटमेंट थी ना कि अब ये अब मतलब आज के दिन से मेरा स्टार्ट होगा कि हाँ कब तक आ जाता है। तो 2 जुलाई को पहुंच गया था। हाँ 2 जुलाई को पहुंचा, उसके बाद 29 जुलाई के आसपास मैंने उन्हें एक मेल डाला DHI को, और जो उसमें कांटेक्ट डिटेल्स थी और जो वहाँ के डायरेक्टर्स थे उनके मुझे ईमेल आईडी मिले थे। मैंने एक काफ़ी, क्योंकि मुझे एक सीनियर है मेरे, वो रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में वो काफ़ी सीनियर पोजीशन पे है। उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि कई बार ऐसा होता है कि लोग गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी लेने के बाद सिर्फ जीएसटी कंसेशन, मतलब वो पैसे बचाने के लिए वो गाड़ी लेते हैं, फिर उसको आगे बेच देते हैं। अच्छा तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स भी आते हैं, जिस वजह से उनको लगता है कि सारी चीज़ें पहले वो जनरली चेक करें, और चेक करने के बाद इशू करें, तो कभी हो सकता है टाइम भी लग जाए। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम अपना पूरा डिटेल पर उनको मेल करो, ताकि उन्हें थोड़ा सा कन्विंस हो जाए कि ये एक जेन्युइन केस है और इसको प्रायोरिटी पे देखें आज की सिचुएशन को देखते हुए। तो 29 जुलाई को मैंने एक मेल किया उन्हें, जिसमें मैंने वही सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से अटैच किए, और अटैच करने के बाद मैंने उन्हें काफ़ी लंबा सा एक मेल लिखा कि मुझे क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए गाड़ी, और क्या पर्पज़ है मेरा। ये सारी चीज़ें मैंने मेल में मेंशन करी, और मैंने सबको सीसी में रख के मेल किया था उन्हें। तो 29 जुलाई को मैंने किया था, और 11 फिर मैंने सोचा था कि मैं एक बार ऑफिस जाकर के पर्सनली मिल लूंगा, अगर ये 2-3 हफ्ते में नहीं आता है तो। आपने इसका मुझे कोई इस समय रिप्लाई नहीं फोन आया। किया था, मुझे याद है। हाँ जी। तो मैंने सोचा था कि मैं एक बार मिलूंगा जा करके, लेकिन अब 4 हफ्ते का उसमें ऑफिशियल टाइम होता है कि 4 हफ्ते में आ जाएगा। तो लेकिन मैंने सोचा ठीक है, 4 वीक्स में से हो सकता है 2 महीने का वेट कर लेते हैं। तो लेकिन वो 11 अराउंड शायद 11 तारीख को, 11 को शाम को वहाँ से मेल आया था उनका, जिसमें सर्टिफिकेट अटैच था। हाँ तो वो जब मैंने सर्टिफिकेट देखा तो मेरा रिएक्शन ऐसा था जैसे मेरा किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। मैं मतलब मुझे लास्ट टाइम मैं इतना एक्साइटेड तब हुआ था जब मैंने कोई इंटरव्यू क्रैक किया हो। तो मैंने वो देखा और मैंने कहा कि अब फाइनली मेरे पास आ गया, अब मैं ले लूंगा। हाँ तो मैंने फिर ये शेयर किया, मतलब घर पे बताया अपने, और आपसे भी शेयर किया था मैंने उस टाइम पे। आपने मुझे लड्डू मिल वड्डू गया बांटे कि फाइनली। नहीं बांटे? मुझे लग रहा है लड्डू भी बांटे होंगे लड्डू तो आपने। अभी लड्डू तो ऐसे नहीं बांट पाए यहाँ पे, लेकिन हाँ मैंने फ्रेंड्स को पार्टी जरूर दी थी। मतलब वो ऐसे कि किसी ने बोला कि हाँ पिज्जा पार्टी होनी चाहिए, तो हाँ मैंने घर पे पिज्जा का ऑर्डर करवाया। ओके हाँ तो थोड़ा एक्साइटमेंट थी उस टाइम पे इस तरह की कि हाँ, अब मुझे ये लग रहा था कि ये एक जो ये सरकारी काम था जिसमें टाइम लगना चाहिए था, उसमें टाइम नहीं लगा। तो मुझे लगा कि अब तो चीजें वहाँ पे खत्म स्ट्रीमलाइन हो गई, होंगी। अब तो चीज अब स्ट्रीमलाइन मतलब काफी सीमलेस हो जाएगा शायद प्रोसेस। हाँ तो फिर मैंने नेक्स्ट डे कॉल किया शोरूम को, उनको बताया। उनको भी ये सर्टिफिकेट गया था, उनकी मेल आईडी पे भी गया था। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने वो भी मान गए। उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे और आप बुक करवा दीजिए।
फिर उन्होंने आरटीओ को लेकर के कंसर्न उठा दिया कि आरटीओ में आपको कोई कंसेशन नहीं मिलता है। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, मैंने आरटीओ में पता किया, मतलब मैंने जितना ढूंढा था पर मालूम पड़ा था उसमें तो मिलता है। तो कह रहे आप मुझे कोई डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या भेज दीजिए मुझे, तो मैं देख लूंगी उसको। तो मैंने ढूंढना शुरू किया, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उनकी साइट पे भी ऐसा कहीं नहीं मिलता मेंशन नहीं था है। नहीं कि मैं, हाँ, तो वो मिला नहीं मुझे कहीं। तो मैंने काफी नेट पे सर्च किया, किसी बंदे का नंबर मिला, मैंने उसको कॉल किया कि वो शायद मेरी हेल्प कर पाए इसमें कि। तो उसने मुझे एक बताया, एक है डॉक्टर है, उनका रेफरेंस दिया कि 2 साल पहले उन्होंने गाजियाबाद में गाड़ी ली थी इसी कैटेगरी में, और उनको भी आरटीओ से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने शायद कुछ केस वगैरह फाइल किया था। तो वो शायद आपकी बेटर हेल्प कर पाए, पूरा प्रोसेस भी समझा पाएंगे आपको। और मीनवाइल मैंने जो रवि अत्री जी हैं उनसे भी मैंने बात किया था। तो रवि अत्री जी को कॉल किया, उन्होंने मुझे ये बताया कि मथुरा में अभी रिसेंटली उन्होंने एक गाड़ी मॉडिफाई करी है, तो आपको वहां से प्रोसेस वो बता सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मथुरा में ही है तो यूपी का पूरा प्रोसेस हर जगह का वही वैसे ही होगा। तो उनसे कंसल्ट लेकर के उन्होंने नंबर शेयर किया, फिर मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि अभी उनकी गाड़ी उनको मिली नहीं है, वो प्रोसेस में उन्होंने कंप्लीट पेमेंट कर दिया है, लेकिन अगर उनको रिफंड मिलता, वो आरटीओ रजिस्टर हो जाती है एडेप्टिव व्हीकल में, तो वो मुझे रिफंड कर देंगे शोरूम में। तो कह रहे आप एक हफ्ते रुक जाइए, मैं आपको एक हफ्ते बाद प्रोसेस को समझा दूंगा। अच्छा। फिर नेक्स्ट डे वही था कि मैं अपने एंड पर ट्राई कर ही रहा था। तो हालांकि जब मैंने उनसे मनोज जी से पूछा कि आपने जीएसटी का डॉक्यूमेंट वहाँ पे आरटीओ में भी लगा होगा फिर, तो उन्होंने कहा कि उनको जीएसटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि जीएसटी वेवर कुछ मिलता भी है। तो उनको ये चीज मैंने बताई थी, तो मैंने कहा इसका मतलब फिर जीएसटी वाला डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है आरटीओ में। तो ये शोरूम वाले फिर उनको तो और उनके लिए इजी हो जाना चाहिए फिर तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, जीएसटी का तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया है उसमें। तो नेक्स्ट डे मैंने आरटीओ के कस्टमर केयर पे कॉल किया, मुझे ये पता था कि वहाँ कोई शायद फोन भी ना रिसीव करे, तो मैंने लेकिन फिर भी फोन किया वहाँ पे बात करी, तो एक बंदे ने फोन उठाया, उसने थोड़ी देर के लिए फोन मेरा होल्ड पे रख के चला गया, लौट के आया किसी से कंफर्म करके, उसने बताया कि हाँ आपको कंप्लीट वेवर मिलता है इसमें आरटीओ में। तो मैंने कहा आप 2 मिनट रुक जाओ, मैं उस शोरूम में जो बंदा था, मैं कहा उसको मैं कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ, और प्लीज उसको समझा दो एक बार, क्योंकि कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया नहीं उसने, वो सिर्फ बोल रहा है। अब वो मेरी बात पे मैं उसको कन्विंस करने पे लग जाऊंगा कि मुझे आरटीओ से ऐसी बात हुई है मेरी। तो मैंने तुरंत ही उसको कॉन्फ्रेंस पे लिया, मैंने कहा इनके समझा दो। तो उसने बोला कि आप इनसे कोई चार्ज नहीं कर सकते, इनका कंप्लीट वेवर होता है, और तो आपको मतलब आप आरटीओ में कंफर्म कर लो, और हमने भी यहाँ पे अपने सीनियर से कंफर्म किया है, और यहाँ पे आप उसी एडेप्टिव व्हीकल में ही इनको रजिस्टर करके दो। तो उसने कहा ठीक है। तो ये सारी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। फिर भी वो कह रहा है कि मैं अपने एजेंट से एक बार पता करवा लेता हूँ, वहाँ के जो बाबू हैं जो बैठते हैं उनसे मैं पता करवा लेता हूँ कि मतलब वो गाड़ी इस कैटेगरी में हम जाती भी है कि नहीं जाती है, क्या प्रोसेस है, कुछ फेवर मिलता है नहीं मिलता है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा आप भी पता कर लो अपने एंड पे जैसा भी है। तो 2 दिन बाद उसको मैंने कॉल किया। 2 दिन बाद मैंने जब कॉल किया तो उसने उस टाइम पे कुछ पता नहीं किया था। फिर शाम को उसने कॉल किया मुझे, एक नया इशू रेस कर दिया कि जो आपका सर्टिफिकेट है इस पे कोई स्टैंप नहीं लगा हुआ है और कोई भी सिग्नेचर नहीं है। तो उसने मुझे कुछ सैंपल्स भी भेजे पुराने, उसमें स्टैंप भी था और सिग्नेचर भी थे। तो उसने कहा आपके पे कुछ सिग्नेचर वगैरह तो है नहीं। तो तो फिर जीएसटी मुझे से लगा आपको इससे ईमेल बात, आई थी, उसकी बात कर रहा है ना ये? हाँ ईमेल आई थी, हाँ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उस पर कोई सिग्नेचर और स्टैंप है नहीं। हम्म। तो फिर मुझे लगा कि इससे बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो एग्जीक्यूटिव है सर, मैं सीनियर से ही इसके बात करता हूँ और उनको ये चीज़ बोलता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट डे उनसे बात करी, जो मैनेजर थे वहाँ के। तो मैंने उनको यही बोला कि उस पर लिखा हुआ है कि डिजिटली अप्रूव्ड है और स्टेटस उसका अप्रूव्ड है, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि किसने अप्रूव किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो फिर अब आपको प्रॉब्लम क्या है उसमें? तो कह रहे नहीं, उसमें स्टैम्प होना चाहिए, मतलब तो उनको एक हार्ड कॉपी चाहिए। अब मतलब डीलर वाले सरकारी तरीके से बिहेव कर रहे थे। सॉरी, सरकारी मतलब मैं तरीके से बोलना नहीं बिहेव कर चाहती रहे ये हैं, बात, लेकिन मतलब जो जबकि पॉइंट, सरकारी मतलब सरकार जो गवर्नमेंट ऑफिसेज ने, उन्होंने प्राइवेट की तरह बिहेव किया मतलब कि बस उन्होंने ऑनलाइन भेज दिया। और हाँ,
तो उनको जब मैंने ये बताया, मैंने कहा ठीक है, अच्छा आप कह रहे ठीक है, अच्छा मैं इसको एक बार अपने जो सीए हैं मेरे, मैं उनसे एक बार कंफर्म कर लेती हूँ और जैसा भी होगा फिर मैं आपको बता दूंगी कि ये डॉक्यूमेंट लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको ये लग रहा था इनका जो प्रोसेस है, जो मैंने फिर उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट मैनेजर जो था उनको ये चीज़ कंप्लेन करी थी कि वो ऐसा इशू क्रिएट कर रहे हैं। तो उसने ये बताया था मुझे कि ये इनकी जो गाड़ी है ये जब जाती है, अभी क्या है, पहले ये होता था कि गाड़ी आपके प्लांट से बन के आती थी, तो वहां से जो आएगी उसमें जीएसटी वेवर होता है, कंसेशन और मिलता है आपको, और वो रजिस्टर, और फिर उसके बाद ही वो रजिस्टर होती है। अब क्या है, जो शोरूम अगर उसके पास गाड़ी अवेलेबल है शोरूम के पास, तो वो गाड़ी आपको तभी दे देगा, और वो जो आपका कंसेशन होगा वो अपनी नेक्स्ट सेल में, नेक्स्ट क्वार्टर में उसको वो रिम्बर्स करवाएगा शोरूम। ओके। लेकिन अब अगर नेक्स्ट क्वार्टर में उसका रिम्बर्स नहीं होता है, आपके डॉक्यूमेंट की वजह से कोई पंगा हो गया, तो वो उसके तो पैसे जाएंगे फिर। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी सारी बात मान रहा हूँ, लेकिन इसको कंसीडर ना करने का कौन सा लॉजिक है, जब वो डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से आया है, उसमें जो मेल आईडी है उसमें भी सिग्नेचर है, उसमें आप मेल आईडी में भी देखोगे .gov.in से आया था और सब कुछ मेंशन है, उसके बाद भी क्यों ये कंसर्न रेज कर रहे हैं? तो कह रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो समझ गए हैं, लेकिन वो जब सेल्स ऑफिस जाएंगे वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो वो हो सकता है उस टाइम पे उनको प्रॉब्लम हो जाए, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। तो फिर मैंने दोबारा से उनसे बात करी, मैंने मेल किया वापस से जो जहाँ से डॉक्यूमेंट आया था मुझे, तो मैंने उनको वापस से मेल किया कि डिजिटली सिग्नेचर होने के बावजूद भी शोरूम और आरटीओ इसको रिफ्यूज कर रहे हैं एक्सेप्ट करने से, तो क्योंकि इसमें सिग्नेचर और स्टैम्प मिसिंग है। तो उनका सेम डे एंड ऑफ सेम डे 4 बजे के अराउंड का रिस्पांस आ गया। उन्होंने यही बोला कि जो डॉक्यूमेंट है, यू कैन ट्रीट दिस डॉक्यूमेंट एज वैलिड एज द प्रिंटेड वन। ये सब कुछ उन्होंने लिख के दिया, और उन्होंने मुझे सीसी में रख के 2 में इनको जो शोरूम है उनको रखा था। तो मैंने कहा अब तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फिर। इन्होंने अब जब वो डायरेक्टली बोल रहे हैं, और उन्होंने ये रीजन भी लिखा इसका कि जो कोविड की सिचुएशन है इसकी वजह से वो फिजिकल जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको अवॉइड कर रहे हैं, वो डिजिटली कॉरेस्पॉन्डेंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं इस समय। तो मैंने कहा कि अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इनको। तो फिर मैंने कॉल किया, इस बार मैंने मैनेजर को कॉल ना करके रीजनल मैनेजर को कॉल किया, कि क्योंकि मैनेजर से मेरी ऑलरेडी इतना डिस्कशन हो गया, जब वो मान ही नहीं रहे हैं कि ये वो जो सॉफ्ट कॉपी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इनके सीनियर से एक बार मैं बात करता हूँ, उनका रिस्पॉन्स देखता हूँ। तो मैंने उनके सीनियर से बात करी, उन्होंने कहा, जब मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई, उन्होंने कहा नहीं अब तो नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है मैं बात करता हूँ उनसे। तो उन्होंने बात करी, फिर उसके बाद कोई आरटीओ से भी उन्होंने कंफर्म किया, और तीनों लोगों को कॉन्फ्रेंस पे लिया उन्होंने, मतलब शोरूम के मैनेजर, आरटीओ में जो एक कोई बंदा होगा उसको, मैं और वो जो रीजनल मैनेजर था, सब लोग कॉन्फ्रेंस पे थे। उस समय चीजें क्लियर हुई कि हाँ अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और अब गाड़ी इशू हो जाए, और जो आरटीओ का कंसर्न था आरटीओ का वो भी रिजॉल्व हो गया है कि हाँ आरटीओ भी इसको कंसीडर करेगा इस डॉक्यूमेंट को। तो मैंने कहा ठीक है, अब मतलब अब फाइनली मैंने कहा आप कोटेशन बना के मुझे भेज दो, ताकि मैं अब जल्दी से जल्दी बुक कर दूं और खत्म करूं ये चीज, ये प्रोसेस जो भी है बहुत अब बहुत हो गया। तो फिर फाइनली ये मेरा डिस्कशन थर्सडे को हुआ था। हाँ, ये जो पीछे थर्सडे गया लास्ट था। हाँ, उस दिन मेरा डिस्कशन हुआ कि वो एग्री कर गए फाइनली कि हाँ ठीक है आप दे देंगे, बट स्टिल उनको आरटीओ का प्रोसेस अभी क्लियर नहीं है कि आरटीओ के लिए उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो मैंने, हाँ एक चीज मेरी और बात हुई थी जब शोरूम में, जब जो मैनेजर थे वहाँ के, उन्होंने कहा चलिए अगर हम एक्सेप्ट कर भी लेते हैं आपका डॉक्यूमेंट, तो आरटीओ रिफ्यूज कर देगा इसको, तो आरटीओ नहीं मानेगा, तब तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा अगर आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो ना, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं कर लूंगी। तो मैंने कहा आप एक्सेप्ट कर लो और मुझे गाड़ी ऐसी दे दो, मैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा इसका, आरटीओ में मैं खुद रजिस्टर करा दूंगा इसको। तो उसने मना कर दिया कि मैं आपको गाड़ी ऐसे नहीं दे सकती, रजिस्टर हम ही करा के देंगे। मैंने कहा ये कौन सा आपका रूल है कि आप ही रजिस्टर कराओगे? मैं खुद कह रहा हूँ कि गाड़ी मैं रजिस्टर करवा दूंगा, आप मुझे गाड़ी दे दो बस। उसमें करी नहीं, हम गाड़ी भी हमें आपको रजिस्टर करा के देंगे। तो हमने कहा भले ही आप वो गाड़ी आप रजिस्टर कराओगे, डॉक्यूमेंट आप कंसिडर नहीं कर रहे हो,
और गाड़ी आप हमारी रजिस्टर करवाओगे नहीं तो गाड़ी में मुझे कैसे मिलेगी? तो कह रही आप मुझे डॉक्यूमेंट आप दे दीजिए हमें, जो स्टैम्प और प्रिंटेड वाला, मान लेंगे। बैक टू स्क्वायर वन। वही। तो फिर बाद में फाइनली ये कि आरटीओ भी कंसिडर करने के लिए रेडी हो गया था, ऐसा डिस्कशन हुआ लास्ट में कि वो भी कर लेंगे। और उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आरटीओ को, वो अभी उन्हें भी प्रोसेस नहीं पता है। तो अच्छा। मैंने उनको वो चीज़ें क्लियर करी। मेरी रवि अत्री जी से मैंने जो सर्टिफिकेट होते हैं उसके AREI के, तो वो शायद ICAT से सर्टिफाइड, मतलब ICAT का सर्टिफिकेशन देते हैं। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि आप कुछ मुझे सैंपल डॉक्यूमेंट्स या फिर आपका कोई मतलब डॉक्यूमेंट्स हो जो आपके मुझे आप भेज सकें, ताकि मैं एक बार रेफरेंस के लिए इसको भेज दूँ। तो वो और कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ अब कंप्लीट है सब कुछ। तो रवि अत्री जी ने भी मुझे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए कि जो जो वो इशू करते हैं। फिर मैंने वो उनसे शेयर कर दिया कि आपको आरटीओ में इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी आपको मैं ही दूंगा, बस आप गाड़ी मुझे दे दो। तो मैं अभी ऑडियंस के लिए ये बताऊंगी, रवि अत्री जी वो पर्सन है जो करनाल में गाड़ी कन्वर्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। सो उनकी बहुत मदद रहती है जनरली जब हम गाड़ी को मॉडिफाई कराने के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं, तो रवि अत्री जी वहाँ पे हमारी बहुत हेल्प कर देते हैं बीच में। हाँ, मैंने उनसे बोला भी था, मैंने कहा कि ये तो मुझे एक तो जंग जैसा लग रहा है कि मैं एक जंग लड़ रहा हूँ कि अब जाकर के इस चीजें इतनी हुई हैं, अब सिर्फ इस स्टेप पे आके, इस स्टेज पे आकर के आपसे बस ये सपोर्ट है चाहिए कि आप गाड़ी में जो भी मॉडिफिकेशंस वगैरह होते हैं वो आप उसमें सपोर्ट कर दीजिएगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, वो जो भी उनसे बन पाएगा। अच्छा, इंश्योरेंस का क्या हुआ फाइनली? मतलब इंश्योरेंस का जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें भी तो कंसेशन है। हाँ, इंश्योरेंस के लिए भी मेरी ये जो डीलर का जो कंसेशन था GST का, तो इसी के साथ में इंश्योरेंस भी वही लोग दे रहे थे। तो उसने इन दोनों चीजों के लिए पता किया था, अपने सीनियर से मालूम किया था, तो कहते कि आपको GST का कंसेशन और इंश्योरेंस का दोनों चीजें आपको यहीं से मिल जाएंगी। तो वो उनको मालूम था। चलो बढ़िया। हाँ, ऐसा होता है। तो अभी आपका RTO का प्रोसेस बाकी है? हाँ, अब अभी मैं मंडे को गाड़ी बुक करूंगा पहले। उन्होंने बोला है कि 4 से 5 हफ्ते का टाइम लगेगा उसमें गाड़ी आने में। तो उसके बाद आरटीओ का प्रोसेस शुरू होगा। तो एक काम हम करेंगे कि आप गाड़ी के साथ जब आओगे ना सामने, आपके कौन से कलर की गाड़ी ले रहे हैं आप? व्हाइट। तो व्हाइट टाटा नेक्सॉन के साथ में जब आप खड़े होंगे उस समय हम लोग एक नेक्स्ट इंटरेक्शन करेंगे। फाइनली आपकी गाड़ी आ गई है और आरटीओ का प्रोसेस क्या है वो आप गाड़ी में बैठ के करेंगे फिर, और मैं अपनी गाड़ी में बैठूंगी उस दिन। सो वो हमारी सेलिब्रेशन रहेगी। फाइनली वी विल हैव आवर लड्डूज टुगेदर एट डिफरेंट लोकेशंस। तो ठीक है, ये कर सकते हैं। और जब कभी ऑडियंस का कोई और क्वेश्चन आएगा, जब वो सुनेंगे इस इंटरव्यू को, इस इंटरेक्शन को, तो हमारे जो चैट सेक्शन होता है नीचे जो यूट्यूब के अंदर, आई एम श्योर वहां पे आपको बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, तो आपको उनके क्वेरीज के आंसर करने पड़ेंगे उधर। ऑल द बेस्ट एंड होप सो कि आपकी गाड़ी आपको जल्दी मिले। एंड आई एम वेटिंग फॉर माय लड्डूज इन कोविड टाइम्स एक्चुअली। Yeah, I'm too.